नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। काशी में G20 के मेहमानों का स्वागत पूरी तरह से संगीतमय होने जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ ही भारत के विभिन्न शहरों में G20 बैठकों का आयोजन हो रहा है। वाराणसी में 2 महीने में दूसरी बार 11 से 13 जून तक G20 की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। G20 के लिए तैयार बाबा की नगरी वाराणसी। विदेशी मेहमानों का स्वागत स्वदेशी अंदाज में। रंगीन लाइटों में सराबोर काशी। वाराणसी में 11 से 13 जून तक G20 की बैठक। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। संगीत की तीनों कलाओं के देवता भगवान नटराज यानी शिव की नगरी काशी में G20 के मेहमानों का स्वागत भी पूरी तरह से संगीतमय होने जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ भारत के विभिन्न शहरों में G20 बैठकों का आयोजन हो रहा है। वाराणसी में 2 महीनों में दूसरी बार 11 से 13 जून तक G20 की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए विश्व के दिग्गज देशों के नेताओं का आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में होगा। आगामी 11 जून को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी G20 डेलीगेट्स का भव्य तरीके से पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इस दौरान शिव की नगरी काशी में डमरू के नाद से विदेशी मेहमानों का जोरदार स्वागत होगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि बाबतपुर एयरपोर्ट से G20 में आने वाले लोगों के लिए रोड के किनारे और पेड़ों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। जून 11 से लेके 13 तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें G20 के जो देशों से कई मंत्रीगण के जो स्टेटस के और सेक्रेटरी स्टेटस के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे। सो उसको लेके हमारे सारे तैयारियां पूरी है। इनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो TFC में होगा। इसके साथ साथ उनको सारनाथ और गंगा आरती दिखाने का भी इसमें कार्यक्रम शामिल है। सो उसको लेके जो जितने डिपार्टमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, हमारे नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, PWD है, विद्युत विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, सभी विभागों मिलकर और कुछ पोर्शन रेलवे का भी आता है, कुछ पोर्शन कैंटोनमेंट का भी आता है और एयरपोर्ट भी एक अहम हिस्सा है। सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम इनको दिया गया और उसके दृष्टिगत ये सभी ने अपना काम लगभग पूरा कर चुके हैं। उसमें शहर का जो सुंदरीकरण है, शहर की जो स्वच्छता है, शहर के जो मुख्य सड़कें हैं उसकी चौड़ीकरण, उसको पाटोल फ्री कराना है और अन्य जो कार्य है, जो पेमेंट को ठीक कराना, इस तरह के सारे काम इसमें शामिल है। और जितने हमने काम अभी तक जो करना चाहिए वो लगभग पूरा हो चुका है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि विदेशी मेहमानों को वाराणसी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले नमो घाट पर मेहमानों का स्वागत मशहूर ढोल नृत्य बमरसिया से होगा। ढोल की थाप पर थिरकते कलाकार अनूठे अंदाज में विदेशी दिग्गजों का स्वागत गंगा तट पर करेंगे। वीडियो को जो कार्य सौंपा गया था उसमें खास तौर पर फसाड पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो हमारे मुख्य G20 के मार्ग हैं, जैसे ताज से एयरपोर्ट तक, ताज से सारनाथ तक, ताज से TFC और ताज से नमो घाट। इन सब का कार्य कंप्लीट हो चुका है। साथ ही इन सभी पर जो बाउंड्री वॉल थी वहाँ पर चित्रकारी का कार्य भी वीडियो द्वारा कराया गया है। इसके साथ ही जो हमारे इस बार जो सेकंड मीटिंग है हमारी जून में 11 से 13 जून को जो होनी है G20 की मीटिंग, इसके लिए वीडियो द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मार्ग जैसे ताज से रुद्राक्ष का मार्ग और ताज से काशी विश्वनाथ का विश्वेश्वरगंज होते हुए भी और गोलगड्ढा होते हुए भी, इन सभी मार्गों पर भी फसाड पेंटिंग और चित्रकारी का कार्य संपन्न कराया गया है। साथ ही वीडियो द्वारा चौका घाट से नमो घाट तक जो भी स्ट्रीट लाइट्स के पैचेस बचे हुए थे वहाँ पर नई स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं
और TFC एरिया का भी जीर्णोद्धार इसमें किया गया है। यहीं पर विदेशी डेलीगेट्स के लिए कहरवा लोक नृत्य का भी आयोजन होगा। वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में प्रदेश की शिल्पकारी को दिखाने के लिए विदेशी मेहमानों के लिए थारू लोक नृत्य और ढेडिया लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। जबकि होटल ताज में दोबारा आगमन पर ब्रिटिश बैगपाइपर की तर्ज पर उत्तराखंड की मसक बीन की सुमधुर ध्वनि मेहमानों को आकर्षित करेगी। इसके बाद शाम को होटल ताज में स्टेट डिनर के दौरान बांसुरी, वायलिन और तबले की मंत्र मुग्ध कर देने वाली ध्वनि संगीत भरे माहौल में भोजन के स्वाद को और भी बढ़ा देगी। इस दौरान थीम बेस्ड क्लासिकल डांस का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 13 जून को सारनाथ के संग्रहालय में विदेशी अतिथियों का स्वागत हुडक, मजीरा और मयूर लोक नृत्य के जरिए होगा। G20 के माध्यम से वाराणसी की अनोखी संस्कृति और अद्भुत छटा दिखाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार और वाराणसी विदेशी मेहमानों के लिए भी तैयार है। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे की रिपोर्ट। वाराणसी में G20 11, 12 और 13 को होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है और काशी को देव दीपावली के तर्ज पर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि काशी किस तरीके से सज रही है। झालरों की सजावट, काशी में G20 की होर्डिंग और चौराहों का सौंदर्यीकरण से लेके तमाम चीजों का जो विस्तार है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन करने में लग गया है। 5 दिन बाद G20 का आयोजन होने जा रहा है। उसमें 20 देशों के विदेश मंत्री सम्मिलित होंगे और तमाम योजनाओं को लेकर बैठक होगी। मोटे अनाज से लेकर विश्व व्यापार से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बैठक होनी है। और जिला प्रशासन काशी को पूरी दुल्हन की तरह सजा रहा है और उसके साथ साथ नव्य काशी, भव्य काशी की जो अतिथि देवो भव की परंपरा है काशी की, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त अब देखने को नजर आ रहा है। 5 दिन बाद G20 का आयोजन 11 तारीख से प्रारंभ होगा और 13 तक चलना है, जिसको लेकर वाराणसी प्रशासन समेत उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी को सजाने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। और वे लखनऊ कोर्ट में कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या के बाद सेंट्रल बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने हड़ताल की है, बैठक भी की है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कोर्ट परिसर की सुरक्षा, कोर्ट परिसर में लगे मेटल डिटेक्टर और CCTV सही करवाया जाए और साथ ही वकीलों ने कोर्ट परिसर में एक IPS की तैनाती की मांग भी की है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री ब्रजेश कुमार यादव से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। लखनऊ कोर्ट परिसर में कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या के बाद वकीलों में आक्रोश है और आज सेंट्रल बार बैनर के तले तमाम वकील पदाधिकारियों ने बैठक किया है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, हमारे साथ सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री ब्रजेश यादव जी हैं। सर, आज बैठक हुई है, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए गए हैं? ये बैठक नहीं है, आम सभा है और हमारे जो संविधान है, जैसे हाउस सुप्रीम होता है, हमारे वहाँ का भी ये हाउस है, ये सुप्रीम है। इस हाउस में अधिवक्ताओं ने अपने विचार दिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ अधिवक्ता उपस्थित थे। उनके विचार में उन्होंने जो प्रस्ताव पास किए, वो प्रस्ताव नंबर 1, संबंधित जो घटना से संबंधित दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने नेग्लिजेंस किया, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कोई फर्जी वकील इस तरह से घटना कारित ना कर सके, फर्जी पुलिसकर्मी ना कारित कर सके, फर्जी मीडिया कर्मी ना कारित कर सके, उसके लिए एडिशनल CP लेवल की एक यहाँ पे ऑफिस और कार्यालय मुहैया कराया जाए, जिससे सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी। हम लोग उसके ऊपर अपनी बात अधिकार स्वरूप कह सकेंगे, न्यायपालिका कह सकेगी कि आपका प्रीमिसेस आपकी सुरक्षा में है, ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, इसको आप देखें। मेटल डिटेक्टर खराब हो चुके हैं,
उसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने कहा है। और इसके अलावा जो बात है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम लोगों ने की है, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई हम लोग इस लड़ाई, पहला दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, एडिशनल सीपी लेवल तक ऑफिस यहाँ पे नियुक्ति, और तीसरा जो हमें मेटल डिटेक्टर और जो इनकी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो पूर्ण करना है। कचहरी परिसर में कितने मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हैं? क्या सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे वो भी काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, कचहरी परिसर के अंदर के कैमरे भी 60% से ज़्यादा खराब हैं और मेटल डिटेक्टर की प्रॉपर स्कैनिंग नहीं हो रही है। सारे खराब हैं। आप जाके देखेंगे तो पुलिसकर्मी मोबाइल खेलते हैं, मेटल डिटेक्टर से सामान डालते ही नहीं है, चेक ही नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे चेक नहीं करते हैं। ये हालात हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ के हैं। सर, जो कोर्ट परिसर का सुरक्षा अधिकारी होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हैं उन पर उनकी बात आगे बढ़ाई जाए, वकीलों की सुरक्षा को लेकर जो तमाम जो वायदे किए जाते हैं उसको आगे बढ़ाई जाए? देखिए, घटना होने के बाद तमाम सारी बातें हमारे वहाँ जो नजारत इंचार्ज है, वो नजारत इंचार्ज इसका जिम्मेदार होता है और उसका कोऑर्डिनेशन यहाँ के डीएम सीपी के साथ एक मंथली मीटिंग होती है, उसको रेडिशनल कमेटी जैसे हम लोगों को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन निरंतर वो लोग अपनी बात करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। सरकार पैसा ही नहीं मुहैया कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा जाता है तब ये सुविधाएं लैस होती हैं। जो नकल 10 रुपए में बनती थी, आज सरकार उससे 100 रुपए की कोर्ट फीस ले रही है। इतना पैसा हम लोगों की कोर्ट फीस से जाता है सरकार को, उसके बाद ये व्यवस्थाएं, ये तंत्र है। एक आखिरी सवाल आपसे है, पुलिस से भी मैंने सवाल किया कि कोर्ट की सुरक्षा आप कैसे कर रहे हैं, तो क्या जो मेटल डिटेक्टर लगेंगे उनका कहना है कि जब कभी सुरक्षा के नाम पे वकीलों की तलाशी ली जाती है या उनसे बोला जाता है कि अपना पास दिखाओ तो वहाँ पर उनसे भद्रता होती है, क्या ये नियम सभी पर लागू होंगे या नहीं? मेरा ये जो उनके स्टेटमेंट हैं वो अपनी ड्यूटी से बचने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। सत्यता ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का प्रॉपर निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक सम्मानित अधिवक्ता प्रॉपर चेकिंग करा के आता है और मैंने आज मीटिंग के माध्यम से भी कहा है कि जब आप लोग एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, टिकट दिखाते हैं तो हमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। और इतना सख्त संदेश भी दिया है कि अगर वकील है तो ठीक है, अगर वकील नहीं है, उसने कोट पहन रखा है, फर्जी वकील है, तो उसके खिलाफ सेंट्रल बार एसोसिएशन FIR करेगी। तो ये चीज़ें, ये अपने स्किन को, अपनी कॉलर को सेव कर रहे हैं। पूरी तरह से ये विफलता जो है ये पुलिस तंत्र की है। जो इलाहाबाद में घटना घटी वो भी पुलिस तंत्र की विफलता थी, जो लखनऊ में घटना घटी वो भी पुलिस तंत्र की विफलता है। शुक्रिया। तो तमाम देखा आपने किस तरीके से वकील आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। हालांकि इलाहाबाद की जो घटना थी या फिर लखनऊ की घटना हो, दोनों में सुरक्षा में सेंध हुई है। कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले भी जिम्मेदार हैं जिनकी वहां पर ड्यूटी लगी थी। कैमरा नियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं गाजीपुर में यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जीवा की हत्या के सवाल पर बयान देते हुए कहा है कि गोली चलाने वाले बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि प्रकरण पर SIT जांच हो रही है। मंत्री अनिल राजभर ने यह भी कहा है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर साजिश की जांच कर रही है। अनिल राजभर ने कहा है कि जो लोग यूपी को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्दी बेनकाब कर दिया जाएगा। देखिए, गोली चलाने वाले लोग चाहे कोई हो, वो बच नहीं सकते। ये जनता को भी विश्वास है, सम्मानित प्रेस को भी विश्वास है, पूरे सिस्टम को भी विश्वास है। अब तमाम प्रकरणों को SIT जांच कर रही है, उसमें कुछ हम लोगों को टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं लग रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था किन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है यहां अशांति पैदा करने का। इस तरफ भी सरकार जांच करा रही है।